गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो आई होप भाई आपने जो प्रीवियस क्लास है, जो कल वाली जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास 1 है, उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा और देख भी ली होगी। और मैं इतनी तो होप कर ही सकता हूँ आप लोगों से कि आपने जो है अपना ज्ञान सूत्रा 366 से इसे सब्सक्राइब कर लिया होगा। भाई न्यू चैनल है, थोड़ा सा इसे शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि अगर ये फ्री बैच स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि क्वालिटी कंटेंट, कि भाई जो बच्चा बैच नहीं खरीद सकता, जो पे नहीं कर सकता, उनको एक ही जगह पे सारी चीज़ें फ्री में और इजीली अवेलेबल हो जाएं। ठीक है भाई। तो आज है हमारी भाई कौन सी क्लास 2 है, जो हमारे पेडागोजी फ्री बैच की है। और जो क्लास 2 किस चीज़ की है, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। आज है पार्ट 2 की बारी। ठीक है। इसके साथ साथ जो टॉपिक होंगे उनके साथ साथ हम कौन से भाई जो PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उन सब चीज़ों को भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के लिए भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है भाई, जो DSSB की टीजीटी की टीजीटी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जो कि भाई एक बहुत ही अच्छे नंबर्स में वैकेंसी आई हैं। तो भाई जल्दी से जल्दी जो जो टीजीटी के जस्ट अभी एक महीने पहले ही एक से हाँ एक महीने पहले ही आपका टीजीटी का एग्जाम हुआ था। और टीजीटी 2025 का भाई नोटिफिकेशन आ गया है, पोस्ट भी आ गई है, अच्छी खासी पोस्ट आई है। ठीक है। तो भाई जल्दी से तैयारी में लग जाओ। और जो इसका टीचिंग मेथडोलॉजी का पार्ट है, टीचिंग मेथडोलॉजी का जो पार्ट है, वो हम यहाँ पे करवाएंगे भाई। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, कल हमने कहाँ तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। कल हमने जो चीज़ें रिवाइज करी थी, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करी थी कि भाई डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो नेचर था उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में डेवलपमेंट का बच्चे की लाइफ में क्या रोल होता है, और हमें एज ए टीचर हमें डेवलपमेंट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि हमें बच्चे को क्या, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है कि कौन से एज ग्रुप में बच्चा कैसा बिहेव करता है, बच्चे के अंदर कौन कौन से चेंजेज आते हैं। उनके भाई 4 डोमेन्स होते हैं, जो सबसे ब्रॉड डोमेन्स होते हैं, जो कौन सा फिजिकल होता है, उसके बाद में जो सोशल होता है, फिर कोग्निटिव होता है और इमोशनल। जो भाई ये चारों डोमेन्स है, इन चारों डोमेन्स की बात कर रहे हैं अलग अलग एज ग्रुप में। उसके बाद में जो डेवलपमेंटल की स्टेजेस थी उनके बारे में पढ़ा कि इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, इन चारों स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। लेटर चाइल्ड और एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हम आज जो चीज़ें कवर करने वाले हैं, जो कहाँ से हमने स्टार्ट करी थी कल, हेरिडिटी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि भाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट में क्या क्या रोल है, कि हेरिडिटी कहाँ से, हमारे जीन्स से, जीन क्रोमोजोम्स, जो हमारे पेरेंट्स के जो ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या रोल होता है उनके बारे में। और एनवायरनमेंट जो नर्चर करता है हमारे किसको, एक्सपीरियंसेस को, हमारे जो हमें क्या देता है, एक्सपोजर देने का काम करता है, वो कौन देता है, हमारा एनवायरनमेंट देता है। जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस के साथ साथ और टाइम के साथ साथ, जो टाइम के साथ साथ जब हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से, हमारी सोसाइटी से, एनवायरनमेंट का मतलब है जो सोसाइटी है, हमारा एक्सपोजर है, हमारे नेबरहुड, फैमिली। उसके बाद में जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल पीयर्स, ये सब किस में, हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है भाई। तो इसमें सबसे पहले आज हम एक पार्ट के बारे में बात करते हैं, किसके, हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं। हेरिडिटी कौन से भाई, जो जेनेटिक्स पे बेसिस होती है, जेनेटिक्स की, जो हमारे जीन्स पे, जो हमारे जीन होते हैं ना, कि किस चीज़ में, कि हमारे लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आते हैं। जीन्स किसके, प्रोटीन्स के बने होते हैं, और वो प्रोटीन्स किस चीज़ को, जैसे हमारे क्रोमोजोम होते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, टोटल 23 पेयर्स क्रोमोजोम होते हैं। उस 23 पेयर क्रोमोजोम में देखो भाई, जो 22 होते हैं वो कौन से, ऑटोसोम होते हैं। और जो 1 पेयर होता है वो कौन सा होता है भाई, सेक्स क्रोमोजोम होता है। वो सेक्स क्रोमोजोम कौन कौन से होते हैं भाई, देखो
ऑटोजोम होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। जो एक्स और एक्स होगा वो कौन सा, फीमेल सेक्स क्रोमोजोम होगा, फीमेल सेक्स क्रोमोजोम है। और जो भाई एक्स वाई होता है वो कौन सा, मेल सेक्स क्रोमोजोम है, मेल सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है भाई। तो इसमें से जब भी पेयर का मतलब है कि दो का जोड़ा होगा, तो अगर टोटल क्रोमोजोम्स की बात करें हम कितने, 46 क्रोमोजोम। तो देखो भाई, इसमें से 22 पेयर हो गए ये, तो ये कितने 44 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल कितने हमारे पास हो गए भाई, 46 क्रोमोजोम हो गए। कि जब भी किससे, एग प्लस स्पर्म, एग और स्पर्म जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है कि 23 इधर से और 23 इधर से आते हैं। तो जो 22 हो गए वो कौन से हमारे, जो टोटल कितने, फिर 46 कि मतलब 22 किससे, फीमेल से, 23, और 23 किससे, मेल से आते हैं। जैसे 46 हैं, सॉरी, टोटल 46 हैं। इस टोटल के बाद में जो एक्स वाई और एक्स एक्स, इनमें से ये क्रोमोजोम्स हैं, ये जब इंटरेक्ट करके, जब, तो फर्स्ट में एक्स और एक्स, उसके बाद में फिर इससे और इससे, तो ये भी कौन सा, एक्स और एक्स, उसके बाद में यहाँ से और यहाँ से, ये कितना, एक्स और वाई, उसके बाद में इनसे और ये यहाँ से, तो ये भी कौन सा, एक्स वाई। तो जब बच्चे बनने की पॉसिबिलिटी कितना होता है मेल और फीमेल का, यहाँ पे 50%, और यहाँ पे 50%। और अब आपको ये चीज़ समझनी है कि मैंने एक क्रोमोजोम यहाँ से लिया है, एक क्रोमोजोम यहाँ से, मतलब एक लिया है मैंने मेल से, और सेकंड वाला किससे लिया है मैंने, फीमेल से, ये क्रोमोजोम्स। तो देखो, जो एक्स और एक्स है वो कौन सा, फीमेल की बात करता है, फीमेल क्रोमोजोम यहाँ पे, जो फीमेल बच्चा जो चाइल्ड होगा ये कौन सा है, ये क्या है, पेरेंट्स की बात हो रही है, ये कौन है, और ये जो बने हैं ये इनके प्रोडक्ट हैं, कि चाइल्ड की बात हो रही है। तो देखो ऐसे ये पूरा क्रोमोजोम का पूरा रोल चलता है कि कहाँ से, टोटल कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ये भाई जो कौन से आपके जो टेट एग्जाम्स जितने भी हैं, जैसे टेट एग्जाम्स, या तो आप अपने किसकी बात कर लो, सी टेट की बात कर लो, जो कि अपने अभी हो नहीं रहा, सी टेट, या फिर जितने भी स्टेट टेट की होते हैं, स्टेट टेट होते हैं, उनकी बात करते हैं भाई। उनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है हेरिडिटी एनवायरनमेंट चैप्टर से, कि कहाँ से स्पर्म स्पर्म और इसके बाद में ट्विंस वगैरह हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मेन ये था कि क्रोमोजोम्स होते कितने हैं, जीन्स। तो देखो इन क्रोमोजोम्स के अंदर ये जो अभी 46 क्या होते हैं, 46 होते हैं क्रोमोजोम्स। ये क्रोमोजोम्स अलग अलग होते हैं, ये क्रोमोजोम्स किन से, जीन्स के बने होते हैं। देखो ये ऐसे, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम हो गए। उसके बाद में इस क्रोमोजोम पे ऐसे लाइंस होती हैं, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, कितनी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन चलो ये ले लेते हैं। उसके बाद में अब देखते हैं हम, अब ये देखो, ये अगर ये क्रोमोजोम पे लाइन है, ये किसकी, प्रोटीन की बनी होगी। और ये इसको क्रोमोजोम्स पे ये लाइन क्या होती है, ये जीन्स बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जीन। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स को शो करने के लिए होते हैं। कि जैसे ये लाइन किसके लिए, हेयर के लिए हो गई, कि हमारे हेयर स्ट्रेट होंगे, करली होंगे। ये हमारी ईयर लोब के लिए हो गई, ईयर लोब टच होगी, डिटैच होगी, उन सब चीज के लिए। ये आई कलर के लिए, ये आई कलर के लिए हो गई। और ये जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस हो गए,
कि हम कैसे दिखेंगे उस चीज के बारे में। देखो आपने जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे आपने अपने घर में देखा होगा कि वो लोग क्या बोलते हैं कि ये अपने पापा पे गया, ये मम्मी पे गया, दादी पे, दादा पे, नाना पे, नानी पे। तो देखो जो दादा नाना नानी पे जाता है वो कौन सा मैटरनल, जो माता की तरफ झुकाव होता है उन जीन्स का, तो वो ज्यादा उस साइड जो डोमिनेटिंग होते हैं। इनमें भी देखो ये जीन्स होंगे जो डोमिनेटिंग होंगे। उनका कैरेक्टर देखो, दो टाइप के जीन्स होते हैं, एक रिसेसिव होते हैं, डोमिनेट होते हैं। डोमिनेटिंग होंगे वो आपको शो हो जाएंगे, रिसेसिव होंगे दब जाएंगे। मतलब जब दो भाई लगा लो, डोमिनेटिंग एक बड़ा भाई है, रिसेसिव एक छोटा भाई है। बड़े भाई के होने पे छोटा भाई अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाएगा। जब बड़ा भाई कहीं पे बोलेगा, बात करेगा, तो छोटा भाई बिल्कुल चुप रहेगा। तो वो वाली बात होती है कि जब डोमिनेटिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे तो जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो अपना प्रेजेंस शो नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो उसी हिसाब से कि जैसे डोमिनेटिंग कैरेक्टर किसी के करली हेयर्स के हैं, तो वहां पे रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा, जो स्ट्रेट हेयर हो गए उसे रिसेसिव हो गए। अगर किसी में कैरेक्टरिस्टिक्स वो अलग अलग डिपेंड करता है, तो वो इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उस चीज के बारे में। ठीक है भाई। हम नेक्स्ट उसी में देखते हैं कि हम किस चीज की बात करते हैं। देखो जो वो जीन्स की बात मैंने यहाँ पे करी थी, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये नहीं है कि देखो ये हाइट के लिए हो गया, ये वेट के लिए होगा, किसी भी चीज के लिए हर एक क्रोमोजोम पे डिफरेंट टाइप के मैनी जीन्स होते हैं। और जब देखो, जब जीन्स कहाँ से पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, जैसे मेल मेल और फीमेल से दोनों मिल के 46 क्रोमोसोम आए, तो आधे मेल मदर से आए, आधे फादर से आए, फिर उसमें चाइल्ड में आई वो चीज़ें। तो जो वो बच्चे में आती हैं वो चीज़ें, तो वो कौन कौन सी चीज़ें शो करता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज़ के लिए होती है, बच्चे की हाइट के लिए, कि भाई बच्चे की हाइट कैसी होगी। अगर मदर फादर दोनों टोल हैं, तो माना जाता है कि बच्चा भी क्या होगा, टोल ही होगा। जो अगर मदर और फादर टोल हैं तो चाइल्ड भी टोल ही होगा। ठीक है। उसके बाद में वेट में भी क्या आपने लोग देखे होंगे कि कई कई परिवार के लोग है ना बिल्कुल मोटे ही नहीं होते, कितना भी खा लो कुछ भी। और कई कई परिवार के जो उनका जेनेटिकली होता है, वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो थोड़ा सा खाएंगे तो भी हेल्दी रहेंगे वो। ठीक है। उसके बाद में फिजिक किस टाइप की बॉडी है, थोड़ा सा कई थोड़े से जैसे आपने देखे होंगे कि फिजिक में जैसे उत्तराखंड की साइड के जो बच्चे होंगे या फिर जो मेल होंगे उनकी हाइट थोड़ी छोटी होगी, बट फिजिक उनका अगर थोड़ी सी भी जिम करेंगे तो उनके सिक्स पैक वगैरह इजीली दिख जाएंगे। उसके बाद में कल हमसे एक जो जल्दी जल्दी में वो हुआ था कि जो बर्थ के टाइम पे बर्थ के टाइम पे थ्री टाइप्स के इमोशन बताए थे। तो मैंने कल कौन कौन से बताया था, फियर, कल मैंने लव, एंगर और जेलिसी बताया था आपको, बट वो लव, एंगर और फियर, ये तीन है भाई जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। उसको कल वाले को करेक्ट कर लेना। और ये जो इमोशंस होते हैं वो भी किस पे, जैसे फियर, एंगर, जेलिसी, ये कहाँ से, हमारे पेरेंट्स से जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो इमोशंस होते हैं ये हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी हेरिडिटी से। उसके बाद में रेस आ गया कि एंथ्रोपोलॉजी पर्सपेक्टिव, मतलब अपने कल्चर्स की बात करता है कि कल्चरल वैल्यूज हो गए उन सब चीज़ पे। कि आपने देखा होगा कि कल्चर पे एंथ्रोपोलॉजी की, जिस एरिया में हम रहते हैं या फिर जिस कल्चर में हम ग्रो हुए हैं, कि उसकी चीज़ें हमारे अंदर आती इनकलकेट होती है, क्योंकि वो हमारे जीन्स इन्फ्लुएंस होते हैं उस डेवलपमेंटल मैच्योरिटी। कि कहीं पे डेवलपमेंट मैच्योरिटी का मतलब होता है कि किस एज ग्रुप में जाके मैच्योर हो रहे हो। मैच्योरिटी एक देखो, ये बहुत ही एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प मिलती है। मैच्योरिटी एक टर्म कैसी है, एक बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है। तो इस चीज़ को कैसे, जैसे आपने अभी एचटेट के एग्जाम में इस चीज़ के बारे में पूछा था, एलिमिनेशन से बच्चों के देखो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसमें सारे ट्रेड्स ऐसे दिए गए थे जो कि बिल्कुल ही जो फिजिकल अपने कैरेक्टरिस्टिक्स उन सबसे रिस्पॉन्सिबल थे। बट जो किस चीज़ की बात करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स था जो कि उसमें बायोलॉजिकल था। तो उस बायोलॉजिकल चीज़ के लिए जो पूछा जाएगा, ये शायद 31st को, जो 30 को हुआ था या 31st को, उस चीज़ की बात करता है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो सेक्स डिफरेंस की बात करता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेगा, जो सेक्स डिफरेंस की बात करेगा। भाई लाइट चली गई, थोड़ा सा देख लेना। देखता हूँ, दिख रहा हूँ मैं, नहीं दिख, ठीक है, नो इश्यू।
देखो भाई, जो सेकंड चीज़ की बात करते हैं, जो सेक्स डिफरेंस, जो फिजिकल डिफरेंसेस की बात हो रही थी, फिजिकल ग्रोथ की, मेंटल डेवलपमेंट की, उन सब चीज़ों की बात करें, जो सेक्स डिफरेंस आता है वो भी कहाँ से, जीन्स के बेसिस पे, उन्हीं सब के बेसिस पे आता है। जो सेक्स डिफरेंस आता है वो फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट, वो भी किससे इन्फ्लुएंस होता है कि जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ, उनके जीन्स कितनी जल्दी डेवलप हो रहे हैं, वो सब चीज़ें भी कहाँ से, और मेंटल डेवलपमेंट, उनका मेंटल प्रोसेस क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो सब चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी, जो सेक्स डिफरेंस है वो सब चीज़ें डिपेंड करेंगे हमारे किन सब चीज़ों पे, जो हमारे हेरिडिटी है, जो हमारे हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके बाद में जो चीज़ें हमारा वर्क करता है, जैसे हमारा नर्व सिस्टम हो गया, बोन स्ट्रक्चर हो गई, ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, और ग्लैंड्स, वो सब भी किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती हैं, हमारे हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है। एनवायरनमेंट किस चीज़ से बात करता है, जो एनवायरनमेंट जो हमारी बात करेगा वो किस चीज़ की बात करेगा, एनवायरनमेंट हमारे एक्सपोजर की बात करेगा। एक्सपोजर के मतलब हमारे जो भी स्कूल और एजुकेशन हमें क्या देती है, एक्सपोजर देती है, कि जिन चीज़ों से इंटरेक्ट करके कैरिकुलम डिफेक्ट की जो चीज़ें होंगी, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, या टीचिंग मेथड्स हो गए, को करिकुलर एक्टिविटी हो गई, डिसिप्लिन हो गया, वो किस में, हमारे स्कूल और एजुकेशन के क्राइटेरिया में आएंगे, जो कि हमें क्या एक्सपोजर देने में हेल्प करेंगे। सेकंड वाली चीज़ आती है सोसाइटी एंड कल्चर, जो सोशल रिचुअल और वैल्यू, कि जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में, जो सोसाइटिकल नॉर्म्स, जो हमारे कल्चर में रहने के लिए सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करने में, और उनको सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन और रिचुअल्स को फॉलो करना, उन सब चीज़ों में जो हेल्प करते हैं, वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, हमारी जो सोसाइटिकल एंड कल्चर, जो हमारे किसका पार्ट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। दूसरा, एनवायरनमेंट में कौन सी, जो नर्व सिस्टम से, मेल फंक्शन से और लर्निंग डिसेबिलिटीज से जो चीज़ें आती है, जो डिजीज और इंजरीज, इन सब चीज़ों के बेसिस होती हैं, उन चीज़ों की बात करता है। उसके बाद में जो फैमिली बैकग्राउंड्स है, हैबिट्स है, कस्टम्स है, वो सब चीज़ें भी किससे, हमारे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होती है। उसके बाद में बेसिक एंटिटीज, एम्यूनिटीज, बेसिक एम्यूनिटीज कौन सी है, कि फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग और न्यूट्रिशन, जो किस चीज़ पे, हमारे फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स की जो बात करेंगे, वो हमारी बेसिक एम्यूनिटीज होंगी। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होती है, जो हमें बेसिक लाइफ परफॉर्म करने के लिए, बेसिक लाइफ जीने के लिए, जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा नेसेसरी, कि इनके बिना तो, जैसे फूड के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ना वाटर के बिना, ना शेल्टर, क्लोथिंग और न्यूट्रिशन, इनके बिना हम बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होगी तो उस चीज़ से हम लाइफ परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, लाइफ को डे टू डे टास्क भी हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे। अब सेकंड वाली चीज़ पे आता है, एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है। एनवायरनमेंट हमें एक्सपोजर देता है, जो भी हमारा किस चीज़ की बात करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट का, लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ से आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारे एनवायरनमेंट से। जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा जो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, हमारी फैमिली से। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्टिंग कहाँ से, हमारी फैमिली से होती है। उसके बाद में जो हमारी हेल्प करता है किसमें, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में। उसके बाद में इन्फ्लुएंस द हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या चीज़ होती है, जो फिनोटाइप वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हमें आउटर, बाहर से देखने से, जो आउटर अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस कौन सी है, कि जो बाहर से जो कैरेक्टर, बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर, दिखने वाले कैरेक्टर, जो बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक रिजल्ट फ्रॉम द जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट, कि जो हमारे इन्फ्लुएंस है किस चीज़ से, कि हमारे एनवायरनमेंट मतलब हमारे एक्सपोजर से, एक्सटर्नल फैक्टर से, और जीनोटाइप हमारे जीन्स के दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ें हमें बाहर दिखती हैं, कि जैसे हमारे आईज का कलर जो हमें दिख रहा है, जो हमारे हेयर का टाइप हमें दिख रहा है, जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस, जैसे हमारा फेस है, वो हर एक चीज़ की बनावट है, जो हमें बाहर से चीज़ें दिखती हैं, कि टोल हैं हम, या फिर हाइट हमारी छोटी है, वो सब चीज़ें जो जहाँ से दिखती है, वो किस चीज़ की बात करता है, फिनोटाइप। जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन, जो बाहर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, वो फिनोटाइप में होते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, जो एनवायरनमेंट प्लस, जो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी,
एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ें हमें बाहर से दिखती है, ऑब्जर्व जिन्हें हम कर सकते हैं वो। ठीक है भाई। जेनेटिक जेनेटिक इनहेरिटेंस फ्रॉम द पेरेंट्स की मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें हमें पूर्वजों से हमें मिली है वो। देखो यहाँ पे बात हो रही कैरेक्टरिस्टिक्स की, पर मैं एक अच्छे से एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ कि जैसे जिस टाइम पे हम पैदा होते हैं उसके बाद में जो हमारे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पे, उनके बच्चों पे जाती है। तो वो क्या होता है, वो उन बच्चों ने खरीदी नहीं, कुछ नहीं, वो बस इसी चीज़ के बेसिस पे अपने पेरेंट्स के लिए उस चीज़ के लिए वो एलिजिबल हैं, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि वो उनके बच्चे हैं। तो उसी हिसाब से पेरेंट्स से वो तो हमें कौन सी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बेसिस पे हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, पर उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती है जो कि हमारी लाइफ में होती हैं, वो हमें कहाँ से, अपने पेरेंट्स से हमें मिलती हैं। वो जीन्स में हो गए, जो हमारी पूरी जो बॉडी फंक्शन करती है उन सब चीज़ों के बेसिस पे है। सेकेंडली अब जिन चीज़ों की बात करते हैं टोटली, ये मैंने आपको उस स्लाइड पे समझा चुका हूँ कि सेक्स क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, टोटल क्रोमोजोम्स कितने, 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोजोम्स होते हैं, उनमें से ऑटोजोम्स कितने हैं जो नॉन सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, और 1 पेयर होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। और उसके बाद में क्रोमोजोम्स क्या है कि स्ट्रक्चर ए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है उन्हें क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम्स के जो कॉम्बिनेशन से होते हैं, जब मेटिंग होती है तब क्या बनते हैं भाई, जब एग और स्पर्म दोनों जब दोनों मिलते हैं, एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं तो जाइगोट को फॉर्म करते हैं इनिशियली सेल पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, फर्टिलाइजेशन किस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को बोलते हैं। देखो ये फर्टिलाइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट व्हेन एग प्लस स्पर्म, एग प्लस स्पर्म दोनों जब कंबाइन होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसके बाद में देखो अंडरस्टैंडिंग द ट्विन टाइप, कि देखो जो ट्विन जुड़वा की बात सुनी आपने, जो मूवी वाले जुड़वा की बात नहीं कर रहा, वैसे जुड़वा की बात कर रहा हूँ मैं, जुड़वा जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके बारे में। तो देखो वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो आइडेंटिकल, और एक फैटर्नल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होगा कि मोस्टली दोनों के जो क्या होंगे, जो बिल्कुल आइडेंटिकल मतलब एक दूसरे की बिल्कुल फोटोकॉपी की जो बात करते हैं उनकी बात करते हैं, जो आइडेंटिकल में आते हैं। फैटर्नल का मतलब होता है कि दोनों की सेक्स भी अलग हो सकता है, और दोनों का जो फेस है बाकी चीज़ें भी वो अलग हो सकती है। आइडेंटिकल में सिंगल फर्टिलाइज एग का मतलब होता है कि ये जैसे एक एग है, ये एक एग है, ये फर्टिलाइज किस चीज़ से हो जाएगा कि एक, ये दो स्पर्म होंगे, इनसे फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे, प्लेसेंटा डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे सब चीज़ न्यूट्रिशंस वगैरह सब चीज़, और ये यहाँ से दोनों चीज़ें इंटरेक्ट करेंगे, दोनों एक ही सिंगल फर्टिलाइजेशन, एक एग है वो दो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है। सेम जेनेटिक मटेरियल, की जेनेटिक मटेरियल दोनों का सेम होगा, सेम जेंडर, दोनों का जेंडर भी सेम होगा, सिमिलर अपीयरेंस, दोनों बिल्कुल सेम दिखेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि कल मैंने आपको समझाया था कि क्या है कि ये हमारी, ये हमारी ओवरी है। कभी कभी ओवरी में क्या होता है, ये एक और ये दो, कितनी, दो ओवरी हैं। तो होता क्या है कि 1 मंथ यहाँ से एग रिलीज होते हैं, नेक्स्ट मंथ यहाँ से होगा, ऑल्टरनेटिव होते रहते हैं। कभी कभी दोनों ओवरीज एक साथ एग रिलीज कर देती हैं, ये भी इसने भी एग रिलीज कर दिया, इसने भी एग रिलीज कर दिया। अब क्या होगा, एक स्पर्म यहाँ से फर्टिलाइज हो जाएगा, एक स्पर्म यहाँ से फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, टू सेपरेट फर्टिलाइजेशन, कि दोनों दो एग्स, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो एग फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों स्पर्म से फर्टिलाइज, उसमें क्या है कि जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट हो गया, वेरिएबल जेंडर भी, और सिबलिंग्स लाइक रिजेंबल, कि दोनों एक भी जैसे हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जेंडर भी वेरी कर सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें देखो कि क्या होता है कि जब
हमारे क्या होता है, दोनों ओरी से एग रिलीज हो जाता है, तब हम क्या है, दो सेप्टर जो अलग 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 फर्टिलाइज एग हमें मिलते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिकल में और सिंगल और जो अपना फैटर्नल, तो आइडेंटिकल कौन सा होगा कि जो बिल्कुल सिमिलर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल है। और ये फैटर्नल है। फैटर्नल मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट है कि दो स्पर्म होंगे। इसमें प्लेसेंटा शेयर भी हो सकती है। प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक टाइप की ट्यूब होती है जो बच्चों को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। जो क्या होती है, जो किस चीज से अटैच होती है, जो हमारी जो हमारी नाभि होती है उस चीज से, जो बेली बटन होता है, बेली बटन से वो चीज अटैच होती है। उसके बाद ही इसकी ऐसी शेप होती है कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे देखना इसकी ऐसी शेप नहीं होगी, बाद में वो चीजें सेटल होके उसके बाद में होती है। प्लेसेंटा क्या होती है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाती है और जो वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट करती है, उसे बाहर निकालती है, ठीक है। प्लेसेंटा का न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करवाने को, किसको, जायगोट को, जो एम्ब्रियो बनता है उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने का काम किसका, प्लेसेंटा को होता है, ठीक है। और ये ही इसे न्यूट्रिशंस प्लस जो ये क्या है, प्लेसेंटा है, ये न्यूट्रिशंस प्लस उनको वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करती है। अब सेकेंडली ये कुछ क्वेश्चंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ रेफर टू क्वालिटेटिव चेंज एंड डेवलपमेंट रेफर द क्वांटिटेटिव। तो कल हम बात कर रहे थे किससे, कि ग्रोथ रेफर टू क्वालिटेटिव चेंज और डेवलपमेंट रेफर टू क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द सेम, ग्रोथ हैपन आफ्टर द डेवलपमेंट। कि देखो भाई, दो ये ऑप्शंस है, सी और डी, इसको तो हम पहले ही क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में जिसमें डिफरेंस होगा, ठीक है भाई, जिसमें डिफरेंस होगा उनकी बात कर लेते हैं हम। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद में सेकंड चीज पे आते हैं हम, किस चीज पे, ग्रोथ किस चीज को रेफर करता है, ग्रोथ रेफर टू क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटी। ग्रोथ किस चीज की बात करता है, ग्रोथ बात करता है भाई किसकी, साइज की बात करता है, और जैसे हाइट, वेट, इन सब चीजों की जो ग्रोथ बात करता है। तो ग्रोथ इसमें क्वालिटी किस चीज की बात करता है, क्वालिटी भाई एक क्वालिटेटिव क्वांटिटी, देखो साइज किस चीज में आता है, क्वांटिटी की बात करता है। तो ग्रोथ किस में, क्वांटिटेटिव चेंज की बात करता है। और डेवलपमेंट क्या है, कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, जो कि वूम टू टूम चलता है, जो लगातार चलता रहता है। तो वो क्वालिटी के, जी वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बेसिस पे आ जाओ, किसी भी चीज़ के बेसिस पे आ जाओ, तो हमारा पहले वाला गलत हो गया, कि ग्रोथ किस में, क्वांटिटेटिव नहीं ना, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करता है। और डेवलपमेंट किस में, क्वालिटेटिव चेंजेस की बात करता है। अब भाई, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी है, जो कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है और विकास गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। अब सेकंड वाली चीज की बात करते हैं, जो बी वाला ऑप्शन है, ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस रैपिड फिजिकल ग्रोथ, कि वो कौन सी स्टेज है, कि डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा क्या, कि एक्सपीरियंस करता है रैपिड फिजिकल ग्रोथ, कि सबसे ज्यादा फिजिकल ग्रोथ को देखने को मिलती है किस अवस्था में, इन्फेंसी में, एडोलेसेंस में, अर्ली चाइल्डहुड में और एडल्टहुड में। तो देखो फिजिकल चेंजेस की बात हो रही है यहाँ पे, किस चीज की बात हो रही है भाई, फिजिकल चेंजेस की बात हो रही है। इन्फेंसी के अंदर फिजिकल चेंजेस के साथ साथ जो सबसे रैपिड होता है वो कौन सा है, कोग्नेटिव। कोग्नेटिव मतलब दिमाग का विकास सबसे होता है, कितना, 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, कि 6 ईयर तक, कि 6 साल तक, 0 से लेके 6 साल तक ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो कितना, 6 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कितना हो जाता है भाई, 85% तक हो जाता है। उसके बाद में अडोलोसेंस के अंदर जो कौन सी हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल, भाई 2 0 जिसके ऊपर लगाते हैं वो सेकेंडरी का सिंबल होता है। जैसे जैसे किस चीज़ की बात करते हैं, ये जैसे प्राइमरी ये हो गया, सेकेंडरी ये हो गया। तो जो हम किस चीज़ की, जो सेकेंडरी सेक्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कब होते हैं,
जब एडोलेसेंस के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या कैरेक्टरिस्टिक कब एडोलेसेंस के टाइम पे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। और यही क्या चीज़ है कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारी रैपिड फिजिकल ग्रोथ। कि देखो जब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन सबसे ज़्यादा जब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं, एकदम से हाइट बढ़ जाना, शरीर का ब्रॉड हो जाना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रेजेंट होना। तो सबसे ज़्यादा फिजिकल चेंजेस कौन से एडोलेसेंस पीरियड में देखे जाते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में और एडल्टहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में इसकी ग्रोथ जो रेट होती है, रेट स्लो होता है, जो ग्रोथ रेट होती है वो स्लो होती है। अडल्टहुड में जाके बहुत मिनिमम हो जाती है, ना के बराबर नेगलेक्ट हो जाती है, होती भी है या नहीं भी होती। तो इसका आंसर कौन सा, जो एडोलेसेंस है, जो हमारी किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था में हमारी सबसे ज्यादा क्या होता है, जो ब्रेन डेवलप ना फिजिकल रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है। ठीक है भाई। देखो एडोलेसेंस इज द मार्क बाय द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की बात जहाँ पे मैंने करी थी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, जहाँ पे हमारी प्यूबर्टी हिट करती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जो सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस अकर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ठीक है भाई। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, कि कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का एग्जांपल इनमें से कौन सा है। लर्निंग लैंग्वेज की भाषा का सीखना, प्यूबर्टी चेंजेस, वो लर्निंग टू वॉक, या इमोशनल मेच्योरिटी। तो किस चीज की बात है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट किस चीज के अंदर होता है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट भाई स्टार्ट हो जाता है कि जो रुके ना एक टाइम पीरियड पे। देखो प्यूबर्टी चेंजेस क्या कब आते हैं, एडोलेसेंस के टाइम पे आते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में स्टॉप हो जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे खत्म भी हो जाते हैं। उसके बाद में लर्निंग टू वॉक, वॉक हम लाइफ लॉन्ग नहीं चलते, एक क्या करते हैं कि जब चलना सीखते हैं तो एक छोटे से टाइम पे फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद में हम थोड़े टाइम बाद में हमें जब चलना आ जाता है कि जैसे क्रॉल कर लिया, वॉक कर लिया, फिर रन कर लिया, उसके बाद में हम वॉक सीख लिया, उसके बाद में एक कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियड तक तो नहीं चलता ना। उसके बाद में इमोशनल मैच्योरिटी भी कब आती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है। इमोशनल मैच्योरिटी एक क्या है कि एक बायोलॉजिकल चेंज है, बायोलॉजिकल चेंज है जो किस पे एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आती है। बचा कौन सा, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज कब हमारा एक्सपीरियंस के साथ, जितना ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करेंगे। देखो जब हम फैमिली हैं, सबसे पहले क्या है, फैमिली, कि हमारी फैमिली में जो लैंग्वेज हमारी बोली जा रही है। उसके बाद में जैसे हम कहाँ गए, स्कूल लैंग्वेज हो गई। उसके बाद में अगर हमने कोई स्टेट चेंज कर दिया हायर एजुकेशन के टाइम पे, तो हमें कोई अदर लैंग्वेज, स्कूल के अंदर ही हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के हिसाब से, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के हिसाब से हमारा लैंग्वेज एक्सपोजर यहाँ भी बढ़ रहा है, अदर लैंग्वेजेस। उसके बाद में काम करने के लिए हम कहीं बाहर गए, किसी दूसरे स्टेट में गए, हम स्टेट टू स्टेट अगर मूव कर लिया, हम अगर कंट्री टू कंट्री में मूव कर लिया, तो भी क्या होता है, लैंग्वेज के अंदर हमारा क्या होता है, वो कैब, चलो ठीक है हम जिस लैंग्वेज में हैं उसके बाद में भी वो कैब की बात करते हैं। लैंग्वेज की जो वो कैब है जो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। आप कभी भी नहीं बोल सकते कि मुझे कंप्लीटली किसी लैंग्वेज की वो कैब याद है, कि जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हमारा एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, तो हमारी वोकैब बढ़ती जाएगी। तो हमारा कौन सा जो लर्निंग लैंग्वेज है, ये कौन सा, एक कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस है। ठीक है। लर्निंग लैंग्वेज continuous development refer to gradual improvement such as language learning, it happen over a time with practice, की प्रैक्टिस के साथ बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरीली इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड डेवलपमेंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक है सॉरी, हेरिडिटी, हेरिडिटी एनवायरनमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो भाई देखो जो बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका भाई, दोनों के कॉम्बिनेशन का होता है। जो किस चीज की बात करता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब हमारे जेनेटिक फैक्टर भी इन्फ्लुएंस होते हैं, हम क्या अनुवांशिकता भी हमारा हेल्प करती है, और दूसरी चीज जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो भी हमें इन सब चीजों में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइन मोटर स्किल्स, की फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल क्या है, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल क्या है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ द फाइन मोटर स्किल्स। तो जो फाइन मोटर स्किल्स में बात करते हैं, जो किसकी बात करते हैं, स्मॉल मसल्स की,
स्मॉल मसल्स के कोऑर्डिनेशंस की जो बात करते हैं, तो रनिंग में कौन से भाई बिग मसल्स, हमारे जो लेग्स की जो पैरों की मसल्स हैं उनका यूज होता है। जंपिंग में भी सेम बिग मसल्स है। राइटिंग में हमारा कौन सा, कि जो हमारे भाई छोटी मसल्स हैं उनका यूज हो रहा है। और क्लाइंबिंग में जो हमारा किसका क्लाइंब करना है, अगर पहाड़ पे चढ़ना है या कहीं वैसे किसी वॉल पे अगर हमें क्लाइंब करना है तो भी हमारी कौन सी बिग मसल्स का यूज है। राइटिंग क्या होती है, एक स्मॉल मसल्स जो फाइन मोटर स्किल्स पे हेल्प, जो फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है। जंपिंग, रनिंग और क्लाइंबिंग। तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, जो हमारा राइटिंग है वो कौन सा, कि fine motor skills involve small muscle movement like writing, drawing and the picking up small objects, where gross motor skills involve large movement like running। ठीक है भाई। उसके बाद में विकास के रूप में परिवर्तन के गुण, कि भाई डेवलपमेंट के रूप में जो जो चेंजेस होते हैं और जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो गुण हैं उनके बारे में बात करते हैं, कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखो भाई, जो क्या होता है 1/4, कि जैसे 1/4 एक शरीर का रेशियो लगा लो आप, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उसके, आपने छोटा बच्चा देखा होगा, उसका हेड इतना ज़्यादा बड़ा होगा और बाकी पोर्शंस जैसे, और वो एज कंपेयर जब वो पैदा होता है उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो एज कंपेयर टू उसके हेड बाकी शरीर बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो उनका रेशियो की बात कर रहे हैं कि ये रेशियो में क्या क्या चेंजेस आते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि उनके शारीरिक अनुपात में, उसके फिजिकल रेशियो में और उसके जो साइज के अनुपात में, दोनों में चेंजेस आते हैं। कि फिजिकल रेशियो मतलब शरीर का रेशियो बढ़ता रहेगा, और जैसे देखो हेड एक बच्चे का, जब बच्चा जन्म लेता है तो हेड क्या होगा, बिग होगा, बिग हेड, और अदर बॉडी पार्ट स्मॉल। फिर धीरे धीरे जो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, की संरचना में परिवर्तन, स्ट्रक्चर में, और पुरानी संरचना में परिवर्तन, कि जैसे लगा लो कि बच्चा जन्म लेता है तो उनका हेड इतना बड़ा होता है, बाकी पोर्शन अलग होता है। तो जैसे टाइम के साथ साथ बढ़ता है तो उनमें सब चीजों में परिवर्तन आता है। उसके बाद में पुरानी रूपरेखा में मतलब बच्चा कितनी बार अपने मल्टीपल टाइम्स अपना कलर चेंज करता है, उसके साथ साथ जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, कि जैसे मतलब कि स्टार्टिंग में उसकी बनावट्स, जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो उसको हम आउटर, जो उसका फिनोटाइप होता है, जिससे फिजिकल अपीयरेंस होती है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। उसके बाद में नए गुणों की प्राप्ति, की नए गुण और विशेषताएं, कि उसके अंदर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू एबिलिटीज की जो यूनिकनेस है वो भी कब डेवलप होती है, कि टाइम के साथ साथ जैसे डेवलपमेंट होता जाता है उसके अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। उसके बाद में आकार में परिवर्तन, आकार में उसकी साइज की बात कर रहे हैं, कि साइज में भी परिवर्तन होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम में ये सब चीजें चेंज होती रहती। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज, की थ्योरीज नहीं है भाई, स्टेज हैं ये, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्टेजेस दी हैं, उन स्टेजेस के बारे में बात कर रहे थे। देखो मेनली कितनी अपनी 4 स्टेज होती है मेनली, वैसे तो बहुत होती हैं पर अपने लिए 4 स्टेज। और उन्हीं 4 स्टेज की, जैसे इन्फेंसी 0 से 2, 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड, और 12 से लेके 18 तक कितना एडोलेसेंस। उसके बाद में 18 प्लस अडल्टहुड की बात करते हैं, अडल्टहुड कि मेनली तो ये भाई यही स्टेज होती है। ठीक है, जब तक आपको किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट का नाम देके नहीं पूछा जाता तब तक आपके पास यही एज ग्रुप होगा, यही स्टेजेज होंगी। ठीक है, मेनली ये 4 स्टेज, 4 से 5 स्टेज हैं। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने एक्सपीरियंस, अपनी थ्योरीज के बेसिस पे इन स्टेजेस को मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। वो स्टेजेस कौन सी, जैसे हर लोग ने 7 स्टेजेस में चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया है। रूस ने रोस ने रोस ने कितने 4 स्टेज में बताया है। कोलसेनिक ने 8 स्टेजेस के अंदर बताया है, और सैली ने 3 स्टेज के अंदर डेवलपमेंट के बारे में बताया है।
ठीक है, जो इन्होंने किस किस चीज पे, जैसे रोज ने किस चीज पे हाईलाइट, किसको, इमोशनल और सोशल ग्रोथ को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है। शैली ने किसको भाई, माइलस्टोन को, जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड पे सबसे ज्यादा फोकस किया है। हर लोग ने किसने, जो कॉम्प्रिहेंशन चाइल्ड के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी गई है। कोलसेनिक ने भाई किस पे, कोग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। चलो हम अभी एक एक के बारे में और पढ़ते हैं और डिटेल में थोड़ा सा इन स्टेजेस के बारे में। देखो भाई, हरलोक ने कितनी स्टेज, HURLOC के, हरलोक वर्ड में कितने नंबर हैं, हरलोक वर्ड में कितने भाई, 7 लेटर्स हैं। तो ये 7 इनके क्या है, स्टेजेस। हरलोक ने कितने स्टेजेस में डिवाइड किया है, ये देखो भाई छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। हरलोक ने कितनी, 7 स्टेजेस के बारे में इनके नाम के बेसिस पे दिया गया है कि इन्होंने कितनी 7 स्टेजेस दिए हैं। हरलोक में कितने लेटर भी कितने, HURLOC के 7 स्टेज है वही। तो देखो, बिफोर बर्थ प्री नेटल स्टेज के बारे में इन्होंने बताया है। बर्थ टू 14 ईयर अर्ली इन्फेंसी इन्होंने नाम दिया है। 2 से 11 ईयर तक इन्होंने चाइल्डहुड को नाम दिया है। 11 से लेके ना, सॉरी 14 से लेके 2 ईयर तक लेटर इन इन्फेंसी। इन्होंने देखो चाइल्डहुड को पूरा कंबाइन कर लिया और बाकी स्टेजेस में कितने, चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने इन्फेंसी को कितने, 2 पार्ट में, अर्ली और लेटर इन्फेंसी में डिवाइड कर दिया, क्योंकि इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड पे ज्यादा फोकस किया। फिर उसके बाद में इन्होंने अर्ली एडोलेसेंस के भी 2 पार्ट में, 11 से लेके 13 ईयर तक और 13 से लेके 17 ईयर तक किया, और फिर 17 से 21। देखो भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इस नहीं, पर देखो कि जो एडोलेसेंस स्टेज है, गर्ल्स में पहले आती हैं एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज के कंपैरिजन में, बॉयज में लेटर और गर्ल्स में पहले ये चीजें देखने को मिलती है। ये भाई एक एचटेट का बहुत ही बार पूछे जाने वाला, कम से कम 7 से 8 बार, 7 से 8 PYQs में ये पूछा गया है। ठीक है भाई, तो ये चीज भी ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी, रोस। रोस में कितनी भाई, 4 नेम है। रोज के अंदर 4 लेटर हैं, तो रोज की स्टेज भी कितनी, 4 है। जो इन्होंने किसमें, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, जो हमारी मेनली 4 चीजें हैं उनमें, कि वेयर चाइल्ड लर्न बेसिक ट्रस्ट और बीइंग द एक्सप्लोर वर्ल्ड, कि ट्रस्ट की बात किस चीज पे की है इन्होंने इन्फेंसी के अंदर, कि देखो इन्फेंसी के अंदर बच्चा किसमें, अपनी सबसे ज्यादा मदर और जो उसके केयर गिवर है। केयर गिवर का मतलब जो उनका ध्यान पालन पोषण करने वाले, पालन पोषण वालों पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, उन पे अगर बच्चे को इस स्टेज में किसी दूसरे के हाथ में दे दोगे थोड़े टाइम बाद में, कि जब बच्चा थोड़ा सा भी समझने लग जाए, अब अपने मदर फादर को या उनके केयर गिवर को, अपनी उनकी स्मेल से, उनकी वॉइस से, इनसे रिकॉग्नाइज करने के बाद में, अगर वो किसी कोई अनजान बच्चा, अनजान इंसान अगर उसे उठाता है, बात करता है उनसे, और तो वो रोने लग जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन ही क्या है, क्राइंग है। उसके बाद में अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, पीरियड ऑफ द रैपिड लर्निंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक स्किल एंड द सोशल स्किल्स। कि अर्ली चाइल्डहुड में जो बेसिक स्किल्स जैसे लैंग्वेज हो गए या फिर जो भी स्किल्स होती हैं, कि जो उसमें सबसे ज़्यादा LAD की बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का रोल भी बहुत अच्छा होता है, जो कि 3 से लेके जो किसमें 8 ईयर तक होता है, और जो किसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव LAD होता है 6 ईयर तक। ठीक है, जो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा आता है 3 से लेकर 8 साल तक होता है, और वो सबसे ज़्यादा चीज़ें किसमें, लिटरेसी और न्यूमरेसी सीखने में, न्यू स्किल्स को सीखने में सबसे ज़्यादा उसका जो डिवाइस है, डिवाइस का नाम आता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है या अदर जो भी डोमेन्स है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कैचिंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा होती है। सोशल इंटरेक्शन में भी, कि बच्चे एक दूसरे से बात करने इस टाइम पे स्कूल एज में जाता है, फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट करते हैं, सब चीज़ें। लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं, दिस स्टेज इन्वॉल्व लर्निंग मोर कॉम्प्लेक्स स्किल एंड गेनिंग इंडिपेंडेंस। कि ये कौन सी, लेटर चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, कि मोर कॉम्प्लेक्स स्किल्स की, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट सीखने के बात करता है, कि इस टाइम पे एज एज कम्पेयर टू NEP कौन सी वोकेशनल एजुकेशन, वो सब चीज़ें भी इन्होंने ऐड कर दी। उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें सीखता है बच्चा, सबसे ज़्यादा देखो उसके फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इस टाइम पे। वो सब्जेक्ट्स का नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। उसके अंदर क्या कर, वो इंडिपेंडेंस, कि अपने थॉट्स प्रोसेस में सब चीजों में इंडिपेंडेंस ढूंढने लग जाए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ने लग जाए। एडोलेसेंस क्या है, एक टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट इमोशनल एंड फिजिकल चेंजेस लीडिंग द मैच्योरिटी। एडोलेसेंस क्या है, कि एक
टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट इमोशनल एंड फिजिकल चेंजेस, कि इसके अंदर इमोशंस के साथ साथ जो हमारी फीलिंग्स का और फिजिकल चेंजेस दोनों को लीड करते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेजेस समझ में आई हुई, नहीं आई हुई है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद में कोलसैनिक की स्टेजेस हैं, जो 8 स्टेजेस की बात करते हैं। इसमें भी कितने 8 वर्ड्स हैं, ना सॉरी लेटर्स हैं, 8 लेटर्स को भी हम इसी से, जो इनके नाम से इन्हीं की, जो कॉन्सेप्शन टू बर्थ है प्रीनेटल स्टेज, बर्थ टू 3 वीक नियोनेटल स्टेज, 1 to 15 मंथ अर्ली इन्फेंसी, लेटर इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। इन्होंने चाइल्डहुड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में एडोलेसेंस, यहीं तक इन्होंने स्टेज खत्म कर दी और यहीं तक ही इन्होंने बताया था। ठीक है भाई, उसके बाद में नेक्स्ट कोल के बारे में, कोल ने कितनी भाई 12 स्टेजेस के बारे में बात करी थी। कोल ने कितने 12 स्टेजेस के बारे में बात करी थी। वो कौन से, कि देखो फाउंडेशन स्टेज के बाद हम 0 से लेके 2 इन्फेंसी, 2 से लेके 5 कौन सी अर्ली चाइल्डहुड, 5 और 6 से लेके 12 मिड चाइल्डहुड सोशल कोग्निटिव स्किल्स है, 13 से लेके 14 ईयर तक प्री एडोलेसेंस लेट चाइल्डहुड और ट्रांजिशन बिगिन, कि यहाँ से ही मेन जो ट्रांजिशन होता है, जो कहाँ से ट्रांजिशन पीरियड क्यों बोलते हैं, कि ये दहलीज का काम करता है किसमें, चेंजेस में, कि बच्चे के अंदर यहाँ पे फिजिकल चेंजेस सबसे ज्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं ट्रांजिशन पीरियड, कि बच्चा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को, उसके अंदर चेंजेस होते हैं उसके फीलिंग में, इमोशंस में, हॉर्मोन्स में, फिजिकल डेवलपमेंट में, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन स्टार्ट हो जाए, जो बियर्ड्स आने स्टार्ट हो जाएगी, प्यूबिक हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो गर्ल्स में है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद में 13 से 14 में अर्ली एडोलेसेंस आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, की बच्चा अपने आप में एक आइडेंटिटी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, कि 13 से लेकर 14 साल की एज में, कि बच्चा, कि उसका उसका इस लाइफ में आने के पीछे या फिर काम करने के पीछे, किसी भी चीज में, पढ़ाई के पीछे उसका क्या है, कि खुद की एक आइडेंटिटी खोजने में, कि खुद का उसका अस्तित्व क्या है, अपने आप की आइडेंटिटी को खोजने में वो स्टार्ट हो जाता है। 17 से 18 में मिड एडोलेसेंस मैच्योरिटी और इंडिपेंडेंस की तरफ बच्चा जाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में 19 से 20 में लेटर एडोलेसेंस, 21 से 34 साल में, 34 में अर्ली एडल्टहुड, 50 से 64 में लेटर चाइल्डहुड, 35 से 49 में मिड एडल्टहुड, 65 से 74 में कौन सा, अपना अर्ली ओल्ड एज, और 75 ऑन अबो ओल्ड एज में आ जाते हैं। ये स्टेजेस हैं कुछ। उसके बाद में सैली की कितनी भाई 3 स्टेजेस हैं। सैली की 3 स्टेजेस कौन कौन सी है, ये 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेज जो किसमें इन्फेंसी है, कि बर्थ से लेके जो 1 to 1.5 ईयर की बात करते हैं, जो कि रैपिड फिजिकल एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो ग्रोथ की बात करते हैं। चाइल्डहुड कितने 5 से लेकर 12 ईयर तक, जो कि इंक्रीज करता है इंडिपेंडेंस और लर्निंग हुड में। और एडोलेसेंस में कितने 12 से 18 एज में, जो कि इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है भाई, उसके बाद में स्टेजेस ऑफ द प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट की मतलब, बच्चा प्री नेटल की बात हो रही है कि बर्थ से पहले, बर्थ से पहले की बात कर रहा है। बर्थ से पहले, बच्चे जन्म से पहले उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होती है। देखो जर्मिनल स्टेज क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रीनेटल डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग सेल डिवीजन एंड द इम्प्लीमेंटेशन, कि देखो कि जब ये क्या है, एग और ये स्पर्म, थोड़ा ऐसा ही होता है भाई, देख लेना ठीक है। उसके बाद में इतना बड़ा तो होता भी नहीं है। दोनों जब मिलते हैं तो उसके बाद में क्या है, दोनों कंबाइन होके किस चीज का बनाते हैं भाई, ये जर्मिनल जायगोट। जायगोट डिवाइड होके, जायगोट किसमें, जायगोट का, जायगोट का डिवीजन होके वो किस में जाएगा, जायगोट का डिवीजन होके वो एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो आपने देखो कि उसमें जैसे प्लांट्स वगैरह में, उस टाइम पे आपने 11 ट्वेल्थ में अगर आपके पास साइंस होगी तो आपने पढ़ा होगा उस टाइम पे, पर इतना ज्यादा नहीं है, कि देखो सेल डिवीजन होते हैं, क्या है, सेल्स, सेल डिवीजन होता है, कि मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मल्टीपल सेल्स डिवीजन होते रहते हैं। उन सेल्स के डिवीजन से इनका क्या होता है, कि साइज, साइज बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो
जर्मिनल स्टेज से क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में द स्टेज वेयर मेजर ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर बीइंग डेवलप, कि ये कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सी 2 से 3 मंथ में स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। फीटल स्टेज क्या है, द स्टेज कैरेक्टराइज बाय ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द फीटस, कि हमारे गर्भ का क्या है, ग्रोथ और मैच्योरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि फीटल स्टेज की सबसे पहले कौन सी, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक, कि जर्मिनल में क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है, कि जो हमारा एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं, उसके बाद सेल डिवाइड करके वो एम जब वो दोनों मिलते हैं उसे जायगोट बोलते हैं, और उस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये जब एग और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं उस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है उसे जायगोट बोलते हैं। जायगोट सेल डिवीजन होके, जायगोट का सेल डिवीजन, जायगोट के सेल्स डिवाइड करके उनका डिवीजन होके क्या एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो से एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाता है, जहां पे ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स बनना डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद में फीटस के रूप में जाता है, कि गर्भ रूप धारण कर लेता है, जिसके अंदर जो फीटस की फिजिकल और उसके ग्रोथ और मैच्योरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, कि बच्चा मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो कि मेन इंपॉर्टेंट स्टेज हैं वो 4 ही हैं। इन्फेंसी, जन्म से लेके 2 साल, पूरे स्कूली उम्र 3 से लेके 6 साल, जो कि लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं 6 से 12, जो एडोलेसेंस की बात करते हैं किशोरावस्था 12 से लेके 18 साल तक। ठीक है भाई। उसके बाद में जो कहाँ से, जो क्या है, टेट्राजीनस, टेट्राजीन, देखो ये स्टार्ट करते हैं कौन से, प्रीनेटल डेवलपमेंट सीक्वेंस, सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बाद में, कि देखो टेट्राजीनस क्या होते हैं, कि ये पहले टेट्राजीनस वो चीजें होती हैं, टेट्राजीनस की वजह से क्या चीजें होंगी, कि अगर हम किसी नशीले पदार्थ का, अगर मदर प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट टाइम पे अगर मदर कोई भी ड्रग्स का या फिर अल्कोहल वगैरह की, स्मोकिंग वगैरह कुछ भी कंज्यूम करती है, तो उनकी वजह से जैसे रूबेला, एचआईवी वगैरह की, इन सब चीज़ों की जो रिस्क होते हैं ये बढ़ जाते हैं। उस इन्फेक्शन को, उनकी वजह से जो फीटस पे या गर्भ पे जो भी डिफरेंट, जो भी इफेक्ट होता है वो किसमें, टेट्राजीनस में आता है। एनवायरमेंटल एजेंट कोज द डेवलपमेंटल इश्यू, कि जो गर्भ में इश्यूज पैदा करते हैं वो मेनली किस चीज़ से होते हैं, जो टेट्राजीनस होते हैं, किनकी वजह से, जो कंज्यूम करने से, एल्कोहल, ड्रग्स वगैरह जो भी कंज्यूम करने से, स्मोकिंग करने से, इन सब चीज़ों के बाद में इन्फेक्शन डिजीज के, उनके इन्फेक्शन से क्या होता है, ये तो एचआईवी होगी, अगर आप उन सब चीज़ों से पॉजिटिव हो तो। उसके बाद में मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक, मदर हेल्थ में इमोशंस इफेक्ट डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में, और उसके बाद में जो गर्भ के टाइम पे जो भी चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि वो कंडीशंस जो हमारी किस चीज़ में, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी सुनी थी, या हिरोशिमा नागासाकी, जो कि जापान के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे, उनकी वजह से, जो फिजिकल, जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, वहां पे रेडिएशंस की वजह से बच्चे अभी भी डिफेक्टिव पैदा होते हैं, वो सब किसमें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आएंगे। जेनेटिक फैक्टर कौन से, जो कि हमारे जीन्स में किसी टाइप का डिफेक्ट हो जाता है, या फिर जेनेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, कि 21st क्रोमोजोम होता है, 21st क्रोमोजोम्स की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम की एक एक्स्ट्रा प्रतिलिपि, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो ये है, ट्राइसोमी की बात करते हैं। उसके अंदर जो भी क्या होते हैं, एक्स्ट्रा, एक रेप्लिकेशन से, एक्स्ट्रा कॉपी बनने से वो डाउन सिंड्रोम एक डिजीज का कन्वर्ट करते हैं, एक जीन के एरर से। आपको मैं बता देता हूँ कि जब आपके मदर फादर से, और जब आपका, जैसे मदर और फादर से जीन आते हैं, उनमें आपके भाई बहन में लगा लो कि उनमें तो सेम ही जीन आएंगे, अब उसमें आपके मदर से, आपके फादर से, दोनों में सेम जीन, जो हमारा एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो डिफरेंस होते हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो भी डिफरेंस आते हैं, वो कौन से, कि जो हमारे 99.9% जो भी हम बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और जो 0.1% के एरर की वजह से, कोपिंग
कि कॉपी होने में जो 0.1% एरर है, उस एरर की वजह से हम जितने भी इंडिविजुअल है सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, वो सब चीज़ें। उसके बाद में जो कॉन्सेप्शन होता है मोमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, अगर कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब गर्भधारण हो जाता है उसे कॉन्सेप्शन पीरियड कहते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ द इन्फेंसी 0 से 2 साल के अंदर, कि देखो सबसे ज्यादा क्या क्या होता है, फास्टेस्ट ब्रेन डेवलपमेंट जिसके बारे में 85 से 90% ब्रेन डेवलपमेंट ईयर ऑफ 6 ईयर तक हो जाता है। अगर आप एनटीटी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 90% करना है। अदर एग्जाम्स में अगर आपको दे रहे हो तो 95 और 85 में, 85 और 90 के अंदर जो भी ऑप्शन आपको दिखे उसे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो कि न्यूरल कंडीशन रैपिड ग्रोथ होती है। उसके बाद में बेसिक बॉडी फंक्शन की इनिशिएशन ऑफ द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस की, लाइफ प्रोसेस जो कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस की जिसकी बात करते हैं, किसमें डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में इन्फेंसी के अंदर बच्चा क्या करने रहता है, अपने सेंसेस से, सेंसेस कौन से होते हैं कि हमारे बॉडी में टोटल 5 टाइप के सेंसेस होते हैं, कि या तो हम कोई भी चीज़ें अगर हम लर्न करते हैं वो चीज़ें हम कहाँ हमारे सेंसेस से लर्न करते हैं, या तो हम किसी चीज़ को टच करके सीख सकते हैं, या स्मेल करके सीख सकते हैं, या अगर हम टेस्ट करके सीख सकते हैं, या देख के या सुन के, हियर या फिर सी। ये 5 टाइप के सेंसेस होते हैं। इन 5 टाइप के सेंसेस से हमारी क्या होती है, लर्निंग होती है। रिकॉग्नाइज मदर वॉइस कौन कौन सी है, कि हमारी फेमिलियर वॉइस है, साउंड है, उनको हम रिकॉग्नाइजेशन करना बच्चा 0 से 2 साल तक की ईयर में स्टार्ट कर देता है। इमिटेटिंग जेस्चर, मिमिक द सिंपल एक्शंस, कि जो उसके आसपास के लोग हैं उनकी एक्शंस उन्हें मिमिक करना स्टार्ट कर देता है, उन्हें इमिटेट करने स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में प्रोग्रेशन ऑफ द मदर डेवलपमेंट, की मोटर डेवलपमेंट, सॉरी, जो मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि रिफ्लेक्स डेवलप हो जाते हैं, कि बच्चे के अंदर जो 6 मंथ तक या 2 ईयर तक, 0 से लेके 2 ईयर तक बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जैसे रिफ्लेक्स इनिशियली वेरी रिफ्लेक्स आर द फॉर्म द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि बच्चे को कोई भी आवाज़, कुछ भी टच हो जाए, कुछ भी हो तो बच्चा इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्स करता है। कोई इफेक्टिव साउंड हो गई उस पर वो क्राइंग स्टार्ट कर देगा, किसी दूसरे बंदे की आवाज़ से, हर एक चीज़ पे वो स्टार्ट कर देगा वो। उसके बाद में जैसे एग्जांपल कौन कौन से मोटर रिफ्लेक्स होता है, कफिंग होता है, ब्लिंकिंग होता है, या याइनिंग होगा। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स रिफ्लेक्स सर्व एज द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द फर्दर मोटर डेवलपमेंट, कि फर्दर मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट पे जो रिफ्लेक्स होते हैं वो स्टार्टिंग फेज होता है। कि जैसे बच्चे के, अगर आपने एक चीज़ देखा होगा कि बच्चे के अगर आप नाक को टच करते हो तो वो आंखें बंद कर लेगा उस टाइम पे। दूसरी चीज, इनके नेम है। उसके बाद में अगर मोर रिफ्लेक्स बोलते हैं, कि बच्चे के अगर पैर के नीचे वाले हिस्से पे अगर आप टच करोगे तो अपने उसके पैरों की उंगलियां हैं वो उन्हें ओपन कर देगा, खोल देगा। बच्चे को अगर कोई भी चीज आप पकड़ाओगे वो ग्रैप्स करेगा, उसे ग्रैप्सिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये कुछ होते हैं, ये कुछ टाइम के बाद में अगर बच्चे को कोई भी चीज दे दो बच्चा उस चीज को पकड़ लेगा। ठीक है। और उसे पकड़ने के साथ साथ उस टाइम पे, इन्फेंसी टाइम पे, 0 से लेकर 2 साल तक वो हर एक चीज को किसमें, माउथ में लेके जाएगा, मुंह में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में जो एडेप्टिव मैकेनिज्म है, एडेप्टिव में क्या है, रिफ्लेक्स अडेप्ट द इवॉल्व द सपोर्ट मोटर डेवलपमेंट, कि जो किसमें, जो जो चीजें हम अडेप्ट करते हैं, एनवायरमेंट से सीखते हैं, वो किसमें, हमारे मोटर डेवलपमेंट में वो चीजें हेल्प करती हैं। उसके बाद में देखो डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड द फिजिकल ग्रोथ, की फिजिकल ग्रोथ में कौन कौन से डेवलपमेंटल माइलस्टोन, कौन कौन सी चीजें हमें अचीव करनी पड़ती हैं, उन सब चीजों की बात करते हैं। मसल एंड नर्वस सिस्टम मैच्योरेशन, कि जब मसल्स और नर्वस सिस्टम मैच्योर होते हैं तभी वो एक साथ कोऑर्डिनेट करके, जैसे कि जब बच्चा स्टार्टिंग में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में क्या करता है, अपना सर संभालना सीखता है, अपने सर को, अपने मतलब जो उसका हेड होता है उसे संभालना सीखता है, कि मतलब उस पे कंट्रोल सीखता है। उसके बाद में जब वो बैठना सीखते हैं तो अपर बॉडी पे कंट्रोल सीखता है। बैठने के बाद में वो क्रोल करना स्टार्ट कर देता है। क्रोल के बाद में वो खड़ा होना स्टार्ट करेगा। जब बच्चा खड़ा होना स्टार्ट करेगा उसके बाद वो चलना सीखेगा, और चलने के बाद में वो दौड़ना सीखेगा। तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे एक एक चीजों पे टाइम पीरियड के साथ साथ, द मैच्योरेशन ऑफ द मसल्स एंड नर्व सिस्टम इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट, कि जब बच्चा अपने मसल्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है तो वो अपनी इनिशियल फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेज में होता है। उसके बाद में मसल्स पे कंट्रोल वो कैसे करेगा, जैसे ग्रैप्सिंग द ऑब्जेक्ट, कि वो उसके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट दे दे, वो चाइल्ड उस बच्चे को वो उस ऑब्जेक्ट को ग्रैप्स करेगा, इंक्लूडिंग आई हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट। क्या आप उस ऑब्जेक्ट को कहीं दूर भी लेके जाते हो, जो जब प्याजे की जो कौन से ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज आती है उसके बारे में पढ़ेंगे, वहां पे जब हम इसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे
बट स्टार्टिंग हम किससे, ग्रैप्सिंग द ऑब्जेक्ट, कि बच्चे के हाथ में कोई भी चीज दे दो। आपने एक चीज देखो, बच्चा कई बार क्या करता है, अपने खुद के बाल पकड़ के उन्हें खींचने की उसकी पकड़ देखना। एक छोटे बच्चे को आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो आपके सारी स्टेजेस, कि एक छोटे बच्चे को जैसे आप ऑब्जर्व करोगे तो वो अपने ही खुद के कान पकड़ लेगा, अपना खुद का बाल पकड़ लेगा, अपने बॉडी पार्ट को अगर पकड़ के, और उसकी ग्रैप्स इतनी, उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो खुद को हार्म कर लेगा। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने देखा होगा कि बच्चा किसी कपड़े को पकड़ लिया या किसी भी चीज को ग्रैप्स अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, रीचिंग फॉर द ऑब्जेक्ट, कि द चाइल्ड रीच फॉर द ऑब्जेक्ट शोइंग एंड द इंटेंशन टू एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। रीचिंग, अगर उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने उठा के दूसरी साइड रखते हो, बच्चा उसे सर्च करता है, उसे उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने को, उसे अचीव करने की क्या करता है, कोशिश करता है। फिर सिटिंग, कि द चाइल्ड सिट इंडिपेंडेंटली डेमोन्स्ट्रेशन द कोर मसल स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस, कि अपने कोर मसल्स को और बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है उसके बारे में। उसके बाद चाइल्ड क्रोल इंडिकेट मोबिलिटी टू एबिलिटी टू नेविगेट देयर सराउंडिंग्स, कि अपने क्रोल करके, घूम फिर के वो अपनी सराउंडिंग्स को नेविगेट करना स्टार्ट कर देता है। ये किसमें, सीटिंग हो गया, क्रोलिंग हो गया, वो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेजेस की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद में सेंसरी एबिलिटीज, या तो हम किसी चीज को देख के, एबिलिटी टू सी कलर्स एंड पैटर्न्स, रैपिड विजन, क्विकली डेवलपमेंट विजन स्किल्स, टच से सेंसिटिव टू टच एंड पेन, कि ये हमारी सेंसरी एबिलिटीज होती हैं, कि अगर हमें कोई टच कर दे, उस सब चीज से हम पहचानना सीखते हैं। स्मेल एंड टेस्ट से, प्रेजेंस ऑफ द ओलेफैक्टरी, एंड ओलेफैक्टरी का मतलब होता है स्मेल से किसी चीज को पहचानना। ठीक है, हियरिंग एबिलिटी, विजन, टेस्ट करके हर एक चीज को, जो सेंसरी एबिलिटी 5 सेंसेस की बात करता है, वही सेंसरी एबिलिटीज की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पे है ना। उसके बाद में की माइलस्टोन इन्फेंट सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, कि अपना इमोशनल डेवलपमेंट वो बच्चा कैसे सीखता है उसके बारे में है। कि देखो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, कि अपने फेमिलियर फेसेस, मदर का और जो उसके फैमिली मेंबर, उनका जो उसके पास आस पास होंगे, और उसका केयर गिवर जो भी होंगे, उनके फेसेस को वो क्या करना, पहचानना। और जो क्या करेगा, इन्फेंट बिंग द रिकॉग्नाइज एंड द प्रीफेयर फेमिलियर फेसेस, कि वो जो जिन लोगों को जानता है, जिनके फेसेस को वो रिकॉग्नाइज करता है, उन्हीं के पास जाना पसंद करेगा। रिस्पॉन्स द प्री नेटल प्रेजेंस, इन्फेंट कू एंड द गार्गल रिस्पॉन्स ऑफ द पेरेंट्स, कि जिनको वो जानता है उनकी तरफ वो क्या करेगा, कुकिंग साउंड या गार्गल की साउंड, हंसेगा, स्माइल पास करेगा, क्योंकि उसके फेमिलियर फेसेस अगर होंगे तो। प्रीफ्रेंस फॉर द मदर कंपनी, कि वो हमेशा किस पे, अपने माँ के साथ रहना सबसे ज्यादा प्रीफेयर करेगा इस वाली स्टेज के अंदर। उसके बाद में अटैचमेंट एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट केयर गिवर एंड स्टेबलाइज, जो उनकी देखभाल करेगा, जो उन्हें खाना देगा, जो उन्हें किसी चीज के खतरे से, जो सेफ्टी सिक्योरिटी उन बच्चों को देगा, तो वो सबसे ज्यादा उन्हीं के पास रहना पसंद करेंगे, जहां पे वो सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे। डिस्ट्रेस ऑन द सेपरेशन, कि बच्चे को अगर उनके केयर गिवर से या फिर जिन लोगों से वो अटैच है, जिनके आसपास के जो उनके फेमिलियर फेसेस हैं, उनसे अगर बच्चे को दूर करोगे तो बच्चा क्या फील करेगा, डिस्ट्रेस फील करेगा, और वो रोना स्टार्ट कर देगा। जेस्चर ऑफ द अफेक्शन, इन्फेंट डिस्प्ले जेस्चर लाइक हगिंग एंड स्माइलिंग, कि बच्चा जैसे जहां जहां पे वो सिक्योर सेफ फील करेगा, तो जो डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर्स वो शो करेगा। उसके बाद में देखो रिफ्लेक्स, प्याजे ने कौन कौन से शोर पे प्रतिक्रिया, कि प्याजे ने क्या उनसे रिफ्लेक्स के बारे में बताया था, कि बच्चे को जहां से भी साउंड दिखेगा, जो अगर साउंड छोड़ो, नॉइज पे बच्चा क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। तेज आवाज पे प्रतिक्रिया करता है बच्चा। पकड़ पे विश्वास, कि बच्चा बस वस्तु को क्या करेगा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसे पकड़ने पे। बेबी सिंह की, कि बच्चे के पैर की उंगलियों की प्रतिक्रिया धीरे धीरे गायब होती है, कि मतलब बच्चे के पैर पे अगर आप कुछ भी टच करोगे तो धीरे धीरे। रूटिंग प्रतिक्रिया क्या होती है, ये क्या भाई, बेबी सिंह की प्रतिक्रिया है, रिफ्लेक्स है। रूटिंग प्रतिक्रिया है, ये भी रिफ्लेक्स है। कि शिशु का चेहरा छूने पे प्रतिक्रिया करता है, कि बच्चे का अगर फेस पे अगर आप टच करोगे तो वो या तो दूसरी साइड फेस को टर्न कर लेगा, जो भी प्रतिक्रिया करेगा अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है उनके बारे में। ठीक है भाई, तो ये आज यहीं तक करते हैं, कि इन्फेंसी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। कल थर्ड पार्ट में भी इसके जितने भी स्टेजेस हैं, जो कि आगे अर्ली चाइल्डहुड एडोलेसेंस वाली स्टेजेस हैं, उनको हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो भाई, और जिसको भी क्लास पीडीएफ चाहिए, क्लास की पीडीएफ आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मिल जाएगी। और भाई एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और जितने भी ज़्यादा
इसका जो भी है, अपने जो भी साथी लोग हैं उनके साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, अभी काफ़ी वैकेंसीज है। ईएमआरएस हो गए सभी के लिए, ईएमआरएस, उसके बाद में डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के लिए, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी, इन सभी चीज़ों के लिए ये पूरा यूजफुल है। ठीक है भाई, तो आपको जो भी देखना है, और ये भाई अपना यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लो। ये यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन हो उन सब चीज़ों के बारे में, आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे मिलता रहेगा। वन पेज रिवीजन नोट्स लगा लो, या फिर जो भी न्यू जॉब से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी वो आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। क्लास पीडीएफ और डाउट के लिए आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भाई अगर किसी को कोई भी अगर दिक्कत समस्या परेशानी है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।